और बड़ी खबर में बात जमशेदपुर की करते हैं। जमशेदपुर में पिकनिक मनाने गई युवती से गैंगरेप की घटना हुई है। युवती ने 22 युवकों पर आरोप लगाया है। पुलिस ने 17 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। मेडिकल जांच के लिए एमजीएम भेजा गया। युवती को परसुडी थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त जमशेदपुर से आ रही, जहां पिकनिक मनाने गई युवती से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। युवती ने 22 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने हालांकि 17 युवकों को हिरासत में लिया है। हालांकि मेडिकल जांच के लिए युवती को एमजीएम भी भेजा गया है। परसुडी थाना क्षेत्र का ये मामला है। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पे। आशीष, कहां की ये घटना है और क्या जानकारी आपके पास है? जी अनूप, सबसे पहले मैं बता दूं कि जमशेदपुर शहर की आज की सबसे बड़ी खबर जमशेदपुर से है, क्योंकि बता दूं कि कल, जैसा कि युवती का कहना है कि कल पिकनिक था परसोडी के चांदनी चौक में, एक पारिवारिक पिकनिक था, जिसके बाद सभी लोग वहां के कई सैकड़ों लोग वहां पिकनिक मनाने गए थे। और पिकनिक के समय जब वहां शाम को लौटने के समय वो युवती का जैसा कहना है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है और 22 युवकों का नाम उसने लिखित थाने में शिकायत दर्ज कराया है। और आज जैसे ही लिखित शिकायत की गई, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 17 युवकों को, हालांकि 17 युवकों को छापेमारी करते हुए हिरासत में ले लिया गया है और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। आशीष, ये 17 लोग कौन है? क्या युवती के जान पहचान वाले हैं? आपको बता दूं कि आसपास के सभी युवक हैं, उन्हीं की बस्ती के परसोडी चांदनी चौक के पास जो बस्ती है, इलाका है, उन्हीं के आसपास रहने वाले ये 17 युवक है और अन्य लोगों के लिए भी गिरफ्तारी की छापेमारी की जा रही है। मगर सबसे बड़ा मामला ये है कि जैसे ही लड़की लिखित शिकायत देती है तो पुलिस भी हरकत में आती है और स्वयं डीएसपी और सिटी एसपी वहां मौके पर पहुंच गए हैं, मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि जो 17 युवक गिरफ्तार हुए हैं, उनके परिजन जो है वो भी थाना पहुंच गए हैं और उनका कहना है कि ये लड़की जो है वो गलत आरोप लगा रही है। मगर पुलिस ने साफ तौर पर लड़की की लिखित शिकायत के बाद ये कार्रवाई की है और युवती को अब मेडिकल जांच के लिए एमजीएम भेजा जा रहा है। जी अनूप, तो चलिए मेडिकल जांच के बाद अब पूरी तरह से साफ हो पाएगा कि लड़की के आरोप में सच्चाई है या जो परिजन कह रहे हैं क्या। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आशीष। तो देखिए जमशेदपुर से खबर आई, जहां की युवती ने गैंगरेप का आरोप लगाया और 22 युवकों पर यह आरोप लगाया, जिनमें से 17 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मेडिकल जांच के लिए युवती को एमजीएम अस्पताल भी भेज दिया गया है। इधर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गढ़वा में धर्मांतरण के मामले में बीडीओ ने जांच की है। जांच में धर्मांतरण का मामला सच पाया गया है। स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाने का बयान दिया गया। ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने पर जांच रिपोर्ट की गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में गढ़वा में 50 कोरबा समुदाय के लोगों ने धर्मांतरण किया था। तो देखिए ये खबर हमने आपको दिखाई थी, गढ़वा में धर्मांतरण से जुड़ी हुई, और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। गढ़वा में बीडीओ ने हालांकि इस मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच में धर्मांतरण का मामला सच पाया गया। स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाने का बयान दिया गया है। ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने पर जांच रिपोर्ट भी सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अब कार्रवाई भी होगी। गढ़वा में 50 कोरबा समुदाय के लोगों ने धर्मांतरण किया था। शैलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेश, खबर का असर हुआ हमारे खबर का, वीडियो वहां पहुंचे हैं, जांच में क्या कुछ बताया वीडियो ने? जी मैं आपको बता दूं कि ये धुरकी प्रखंड के खाला गांव का मामला है, जहां के कोरबा समुदाय के लगभग 50 से अधिक लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। और उस मामले में खबर जब चली न्यूज 18 पर, तो उसके बाद यहाँ के जिला प्रशासन हरकत में आई और आनंद फानन में एसडीओ ने वीडियो को आदेश दिया कि तुरंत जाकर जांच किया जाए। वीडियो गांव पहुंचकर जब जांच किया तो मामला को सच पाया है और उसके आधार पर वीडियो तो ऐसे कुछ बताने से इनकार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए मामला सही है और इसमें जांच बहुत लंबा जांच चलेगा, इसलिए कि जब तक कि धमकी और प्रेरित की बात आ रही है और जो लोग धमकी देने की बात कर रहे हैं वो आखिर उनको किनके द्वारा दिया जा रहा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्योंकि यहाँ एक पीटर पास्टर है जिनका महत्वपूर्ण भूमिका है इन लोगों को धर्मांतरण कराने में, लेकिन पीटर पास्टर कहाँ के हैं और कहाँ रहते हैं उनका अभी तक कोई ठिकाना पता नहीं चल पाया है। और जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनका भी यही आरोप है कि हमें पीटर पास्टर नहीं बलगलाकर। और ये शैलेश, एक दो लोगों के धर्मांतरण की बात तो समझ में आती है, लेकिन एक साथ 50 लोगों का धर्मांतरण हैरान करने वाली बात है। जी हाँ, यही सबसे बड़ी बात हो गई कि इतने दिन में अभी तक किसी की या तो प्रशासन की नजर वहां तक नहीं पहुंची या क्या कारण रहा जो जानकर भी इसे अनसुना करते रहे। और ये उसी का परिणाम है कि आज भी लोग जो ईसाई धर्म कबूल कर लिए हैं वो भी एक प्रचारक के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं और अन्य
जो कोरबा समुदाय के लोग हैं उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन ये प्रशासन अब वहां पर पहुंची है और अभी तक जांच चलेगी। वो वीडियो का कहना है कि लंबा जांच चलेगा और जांच रिपोर्ट के बारे में हम कुछ स्पष्ट नहीं आपको बता सकते हैं, मीडिया को नहीं बता सकते हैं। हम एसडीओ को रिपोर्ट सौंपेंगे, जो वहां से जो निर्देश आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखने वाले गढ़वा में देखिए 50 लोगों के धर्मांतरण का मामला अब तूल पकड़ रहा है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब वीडियो ने इस मामले की जांच की है और धर्मांतरण का मामला सच पाया। हालांकि आगे भी रिपोर्ट इस पे जारी की जाएगी और रिपोर्ट जो एसडीओ को सौंपा जाएगा। इधर चतरा के टंडवा में बेलगाम अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर हड़कंप मचा दिया है। बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने चतरा जिला ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह और एक मजदूर को गोली मार दी है। गंभीर रूप से घायल प्रहलाद सिंह को बेहतर इलाज के लिए रांची भेजा गया है। वहीं घायल मजदूर का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रहलाद सिंह अपने एक परिचित के घर बैठे थे और इसी दौरान बाइक सवार वहां पहुंचे अपराधियों ने उन पर गोलीबारी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान 5 खोखा मौके से बरामद किया है। वह एसपी ने जल्दी सभी अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। वारदात की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। और प्रहलाद भैया आगे बैठे थे उधर कुर्सी पर, अब हम लोग अंदर थे बैठे। फिर उधर से एक अपाची से आया, फिर आया वो और प्रहलाद भैया को डायरेक्ट गोली मार दिया। एक गोली पहले उसको मारा, और गोली मारा वो तो भाग के मतलब इधर आए। और जब आवाज सुने हम लोग तो फिर दौड़ के बाहर निकले तो फिर प्रहलाद भैया इधर ही भागे। बस वैसे इसी का तरफ भाग गया थे। हम ही को गोली फिर लग गया और ये हो गया। और सूर्यकांत कमल हमारे सहयोगी चतरा से हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए। सूर्यकांत, क्या वर्चस्व से जुड़ा ये मामला है, क्या वजह बताई जा रही है इस गोलीबारी की? देखिए अनूप, जो ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह है, उन्हें पूर्व में भी विभिन्न नक्सली संगठनों, भाकपा, माओवादी, टीएसपीसी के अलावे अन्य नक्सली संगठनों से भी लगातार धमकी मिल रही थी। इसके अलावे जो भी कोयलांचल में गाड़ियां संचालित हो रही हैं, अध्यक्ष होने के नाते उन पर भी लायबिलिटी आई थी कि जो भी कोल कंपनियां हैं बकाया रखा हुआ है ट्रक ऑनर का, और इस बात को लेकर भी वो काफी तनाव में चल रहे थे। और अहले सुबह जिस तरह से उनके घर के कुछ दूरी पे बेलगाम अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर उन्हें जख्मी किया। हालांकि उनकी स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। रांची के मेडिकल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां गोली निकाल दी गई है और चिकित्सकों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है। और इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि एसपी पूरे इलाके की घेराबंदी कराकर लगातार अभियान चलवा रहे हैं। चूंकि घटना को 2 बाइक सवार अपराधियों ने अंजाम दिया था और वो घटना को अंजाम देने के बाद आराम से बुकरू इलाके की तरफ जंगल की ओर निकल गए थे। इस लिहाज से सभी संभावित परिवार वाले या फिर आसपास के जो लोग हैं किसी पर शक जाहिर कर रहे हैं, कोई नाम सामने आ रहा है क्या? देखिए, चूंकि ये 2 पहलू है इस मामले में। एक तरफ तो नक्सलियों के द्वारा लगातार उन्हें धमकी मिल रही थी, दूसरी तरफ कोयलांचल में जो बकाया का मामला है। इस दोनों पहलुओं की गहनता से पुलिस जांच कर रही है। सभी जितने भी इनपुट मिल रहे हैं उनके परिजनों के द्वारा पुलिस को बताई गई है। सभी मामले की तहकीकात पुलिस कर रही है और पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा जरूर कर रही है। जी अनु, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चतरा से ये बड़ी खबर आई, टंडवा में ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष पर दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है। उनके साथ एक मजदूर जो था उसे भी गोली लगी है। हालांकि प्रहलाद सिंह जो ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्हें रांची भेजा गया मेडिकल अस्पताल, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं मजदूर का इलाज चतरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर रिम्स में हर दिन 1400 मरीजों का खाना बनाने वाले लोगों को अपने घरों में ही खाने के लाले पड़ रहे हैं। रिम्स के किचन में मरीजों के लिए खाना बनाने वाले 80 स्टाफ को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसकी वजह से उनकी माली हालत खराब हो गई है। दरअसल पहले रिम्स अपनी व्यवस्था से मरीजों को भोजन कराता था, लेकिन पूर्व की सरकार ने रिम्स किचन का जिम्मा प्राइम एजेंसी को दे दिया। अब एजेंसी का कहना है कि पेमेंट नहीं होने के बावजूद जहां तक संभव हुआ उसने अपने कर्मचारियों को वेतन दिया, लेकिन अभी भी 4 करोड़ रुपए बकाया है। इधर डाइटिशियन विभाग की हेड इसे एजेंसी के कर्मियों की ओर से दबाव की रणनीति बता रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जब रिम्स को फंड के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, तो फिर 11-11 महीने तक वेतन भुगतान होने का खामियाजा किचन के कर्मचारी क्यों उठा रहे हैं? सर, हम लोग को 2 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा है। जब मैनेजर को पूछा जाता है तो बोलते हैं रिम्स पेमेंट नहीं किया है। तब गरीब आदमी है, हम लोग कैसे गुजारा करेंगे इसमें? सर, दिक्कत है हम लोग को 3 महीना 2 महीना सभी हम लोग का पैसा बाकी है और हमारी कंपनी जो चल रही है बहुत। देखिए सर, कंपनी को तो हम बोलते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी तो कहे, अगर उनके ऊपर जो है अगर हमारे कंपनी को थोड़ा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे कंपनी इस मामले में क्या करेंगे सर?
आप ही बताइए कि आखिर हम लोग रिम्स में ही काम करते हैं और रिम्स ही हमको नहीं देगा तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे वर्करों को पैसा। हम लोग लगभग अभी 1-2 महीने का बाकी है। वो जो बोल रहे हैं अभी 2 महीना पहले इनको पेमेंट निकला है, 4 महीने के बिल हम लोग निकाले हैं। वो इस तरह से बोल करके बस खाली ये उम्र फैलाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी 2 महीना पहले 4 महीने का निकाले हैं और अभी 5 महीने का बिल जो है उनका अभी निकल रहा है और ये अभी मतलब कि ऑर्डर हो गया है 5 महीने का बिल निकालने का। हालांकि देखिए इस मामले में न्यूज 18 के भी कुछ सवाल हैं। किचन के 80 स्टाफ से क्यों लापरवाह बना हुआ है रिम्स प्रबंधन, ये बड़ा सवाल है। और इसके अलावा मरीजों को खाना खिलाने वाले कर्मी खुद क्यों भूखे हैं, बेहद अहम सवाल जो न्यूज 18 उठा रहा है। और क्यों समय पर इनको वेतन नहीं मिलता है। जो लोग दूसरों को खाना खिला रहे मरीजों को उनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। रांची सिविल कोर्ट में फिजिकल कोर्ट की शुरुआत होते ही एक बार फिर से रौनक लौटने लगी है। व्यवहार न्यायालय में रोटेशन के आधार पर फिजिकल कोर्ट की शुरुआत दिन के हिसाब से तय की गई है। 6 दिन कार्य दिवस के अनुसार फिजिकल कोर्ट की संख्या तय की गई। हर दिन व्यवहार न्यायालय में 14 से 15 की संख्या में फिजिकल कोर्ट चलेंगे। इसके अलावा वर्चुअल के माध्यम से भी सुनवाई जारी रहेगी। सिविल कोर्ट का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। दूरी बनाकर करीब 10 महीने के बाद फिजिकल कोर्ट शुरू होने के बाद रांची सिविल कोर्ट में रौनक लौट आई है। सब कुछ बदला सा है, चेहरों पर उत्साह है। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में सिविल कोर्ट जो 10 महीने के बाद एक फिर से फिजिकल कोर्ट की शुरुआत हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? सर हम लोग बहुत खुशी महसूस है क्योंकि बहुत दिनों बाद खुला है और क्लाइंट लोग भी आएंगे और कार्य जो है सुचारू रूप से शुरू हो पाएगा। बिल्कुल 10 महीने बंद रहा, एक कह सकते हैं कि रोजी रोटी के दृष्टिकोण से कैसा महसूस किया आपने? उस समय तो जो हुआ सो सबके सामने, नज़र के सामने है। और अभी जब कोर्ट फिजिकल शुरू हो रहा है तो धीरे धीरे सभी केस को सुनवाई होना चाहिए। एक हमारे साथ महिला अधिवक्ता भी हैं कि वास्तव में आपने खुद जो 10 महीने बंद किया, आप महिला हैं और हर दिन कोर्ट आती थी पहले, 10 दिन कैसा घर में महसूस किया आपने? महसूस तो अच्छा ही किए, परंतु आने का जो एक रूटीन बना हुआ था उसमें थोड़ा दिक्कत हुआ। और हम लोग तो ऐसे कोर्ट आते ही थे कुछ मिसलेनियस वर्क लेके, हमेशा आते ही रहे हैं। फिजिकल कोर्ट का इंतजार था उनको? जी फिजिकल का था, वर्चुअल तो अधूरा था, उसमें कुछ काम नहीं होता था और 100 कोड था, हम लोग सही से सबमिट भी नहीं कर सकते थे और बस रख दिए, ऐसी बात होती थी। और जैसे जैसे यहाँ पर दिन बढ़ेगा और दिन बढ़ेगा साथ ही अगली तारीख 2-3 जैसे दिन गुजरेंगे, एक कह सकते हैं कि कोर्ट की रंगत तो आज से लौटनी शुरू हो गई है और वकीलों के चेहरे पर खुशी भी लौटने लगी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और बात फेक करेंसी के कारोबार की जो झारखंड में तेजी से फल फूल रहा है। पहले साइबर अपराधी और अब जाली नोटों के जालसाज पुलिस को परेशान कर रहे हैं, जिसे पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन अभी भी इस नेटवर्क पर लगाम नहीं लग रही है। झारखंड में फैल रहा जाली नोटों का जाल, छत्तीसगढ़ ओडिशा से जुड़े कारोबार के तार, पुलिस के लिए बना जी का जंजाल, नकली नोटों का सौदागर से सावधान। साइबर अपराध के हब बने झारखंड में अब नकली नोटों का जाल भी तेजी से फैल रहा है और फल फूल रहा है, जो पुलिस को परेशान कर रहा है, हैरान कर रहा है। गौर से देखिए, टेबल पर पड़े 100, 200, 500 रुपए के जाली नोटों को। ये वही जाली नोट हैं जो झारखंड के जिलों में धड़ल्ले से चल रहे हैं। बड़ी सफलता मिली है। हमारे बोलबा थाना प्रभारी ने नवीन अंतर्राज्यीय जाली नोटों की छपाई और हेराफेरी में संलिप्त शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर नकाब लिए पुलिस कस्टडी में खड़े ये वही 4 शख्स हैं जो नकली नोटों के धंधे को धड़ल्ले से चला रहे थे और आम जनता को चूना लगा रहे थे। लेकिन भनक लगते ही पुलिस हरकत में आ गई है। वाहन चेकिंग के दौरान सिमडेगा के बोलबा थाना इलाके से प्रदीप नाम के जालसाज को धर दबोचा, जिसके पास से 3,21,200 रुपए के जाली नोट जब्त हुए हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर छत्तीसगढ़ से 2 जालसाजों को पकड़ा है।
वहीं एक अन्य को सिमडेगा जिले से गिरफ्तार किया। इधर गोड्डा में भी लोगों ने 2000 के जाली नोटों के साथ एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बहुत बड़ा ये रैकेट था जिसका उद्भेदन कोलबा थाना प्रभारी के नेतृत्व में किया गया है। बहुत अच्छी उपलब्धि इन्होंने दी है, चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इससे रिलेटेड जो भी कलर प्रिंटर है, लैपटॉप है, इसके कागजात जो हैं, इनके साथ साथ मोबाइल सेट्स इनके जो हैं, लैंडलाइन भी है और कुछ कागजात जिस पर एक और छपाई का नोट भी छपा हुआ है, वो सब के सब जब्त किए गए हैं। पुलिस ने फेक करेंसी के कारोबारियों को बेनकाब करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के गोरख धंधे का पर्दाफाश कर धंधेबाजों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में नकली नोटों को खपाने का काम करते थे। न्यूज 18 के लिए गोड्डा से अजीत और सिमडेगा से श्रीरामपुरी की रिपोर्ट। इधर पाकुड़ में पुलिस की रोक के बावजूद विस्फोटकों की अवैध सप्लाई होती रहती है। विस्फोटक की खेप को पत्थर खदान में खपाया जाता है, लेकिन दिल्ली में विस्फोट के बाद बंगाल की सीमा पर पाकुड़ पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। इन विस्फोटक को नक्सली सहित दूसरे असामाजिक तत्वों के हाथों में जाने से रोकने में पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ सहयोगी कुंदन कुमार। पाकुड़ जिले में अवैध विस्फोटक लाने को लेकर के एसपी मनीलाल मंडल ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दिल्ली में बम धमाके के बाद पाकुड़ के बॉर्डर इलाकों में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। हम बता दें आपको कि बंगाल से विस्फोटक लेकर के लोग पाकुड़ जिला में प्रवेश कर जाते हैं। विस्फोटक के खेप को पत्थर खदानों में तो खपाया ही जाता है, लेकिन पुलिस यह भी आशंका जाहिर करती है कि कहीं उग्रवादी या आतंकवादी सहित अन्य जगह इसकी सप्लाई ना कर दे। इसको लेकर के पाकुड़ पुलिस काफी चौकन्ना रहती है। बंगाल में चुनाव भी आने वाले हैं और उसको लेकर के भी किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर भी पुलिस रोक लगाने के लिए प्रयास कर रही है। एसपी ने खास करके विस्फोटक को अगर पाकुड़ जिला में कोई भी लाता है और इसकी सूचना मिल जाती है तो संबंधित थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है। पाकुड़ जिले में अवैध विस्फोट को लेकर के हमेशा कोई न कोई चर्चा बना रहता है। कुंदन कुमार, न्यूज 18 पाकुड़। इधर गुमला में नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर महिलाओं ने सरकार पर निशाना साधा है। महिलाओं के संरक्षण को लेकर काम करने वाली सामाजिक संस्था इस मामले में सरकार की नाकामी पर भड़की हुई है। वहीं बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अब सीधे सीधे हेमंत सरकार पर निशाना साधा गया है। खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। सामाजिक रूप से हमें मजबूत होना ही होगा, क्योंकि हम प्रशासन को हमेशा नहीं दोष दे सकते, सरकार को हमेशा दोष नहीं दे सकते हैं। वो हमको खुद ही सुधारना होगा। हम जिस समाज में रहते हैं, समाज के लोग ऐसे विषयों पर जागरूक होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके कारण ये सब रोका जा सके। योगदान देती थी, लेकिन अभी की जो हेमंत सरकार है उन्हें बेटियों का, बच्चियों का, औरतों का सम्मान करना या उनके बारे में कुछ भी सोचने के लिए वे चिंतित नहीं हैं। वे अपने मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हमारी झारखंड की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। लेकिन महिला विधायक लोगों का भी एक बयान नहीं आता है कि बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या लगातार हो रही है। ये लोग का भी कोई बयान नहीं आता है। ये लोग का मुंह निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन बंद करके रखा है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।